रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुली वाला। मेरी 5 साल की बिटिया मिनी 1 मिनट भी बिना बोले नहीं रह सकती। 1 साल की हुई भी नहीं थी कि वो बोलने लगी। तब से जब तक वो जगी रहती है, एक पल भी चुप नहीं रहती। कई बार उसकी माँ डांट कर उसे चुप करा देती है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी चुप रहने पर मुझे इतनी अस्वाभाविक सी लगती है कि मैं सह नहीं पाता। इसलिए मेरे साथ उसकी बातचीत जरा उमंग भरी होती है। सुबह मैंने अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखना शुरू ही किया था कि मिनी आकर बोली, पिताजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कह रहा था। वो कुछ नहीं जानता है ना? दुनिया की तरह तरह की भाषाओं के बारे में उसे कुछ समझाता, इससे पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखिए पिताजी, भोला कह रहा था हाथी आसमान पर अपनी सूंड से पानी फेंक सकता है, इसलिए बरसात होती है। ओ माँ, भोला इतना झूठ भी बोल सकता है, कितना बकता है, दिन रात बकबक करता रहता है। इस मामले में मेरी राय की जरा भी परवाह किए बिना वो एकाएक फिर बोली, पिताजी, माँ आपकी क्या लगती हैं? मन ही मन मैंने कहा, साली लगती है, पर प्रकट रूप में कहा, मिनी, तू अभी भोला के साथ खेलने जा, मुझे थोड़ा काम है। उस समय वो मेरे लिखने की मेज के पास मेरे पैर के नजदीक बैठकर घुटने टेके बड़बड़ाती हुई आगड़ुम बागड़ुम खेल रही थी। मेरे उपन्यास के 17वें अध्याय में उस समय प्रताप सिंह कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कैद खाने की ऊंची खिड़की से नीचे नदी में कूद रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे था। खेलते खेलते मिनी अचानक दौड़कर खिड़की के पास चली गई और चिल्लाकर बोली, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोला लटकाए, हाथ में 2-4 अंगूर के बक्से लिए एक लंबा काबुली वाला धीरे धीरे सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी बिटिया के मन में क्या आया कहना कठिन है, पर वो उसे जी जान से बुलाने लगी। मैंने सोचा, झोला लटकाए ये भला सिर पर सवार हुई है। मेरा 17वां अध्याय अब खत्म नहीं हो सकेगा। मिनी की आवाज सुनकर काबुली वाले ने जैसे ही हंसकर मुंह फेरा और हमारे घर की ओर आने लगा, वैसे ही मिनी बड़ी तेजी से अंदर भाग गई। उसकी चोटी भी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। उसके मन में एक अंधविश्वास रहा होगा कि काबुली वाले के इस झोले में उसकी तरह के 2-4 बच्चे अवश्य होंगे। इधर काबुली वाले ने हंसकर सलाम किया। मैंने सोचा, प्रताप सिंह और कंचनमाला बड़ी परेशानी में तो हैं, फिर भी किसी को बुलाकर उससे कुछ भी ना खरीदना अच्छा नहीं लगता। मैंने थोड़ा बहुत खरीदा। उसके बाद उससे 2-4 बातें भी हुई। रहमत रूस, अंग्रेजों तथा सीमा सुरक्षा नीति पर कुछ कुछ मुझे बताता रहा। अंत में जाते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मिनी के मन से बिला वजह भय निकालने के लिए मैंने उसे अंदर से बुलवाया। वो मुझसे सटी हुई काबुली वाले का चेहरा और उसके झोले की ओर शंका भरी दृष्टि से देख रही थी। काबुली वाले ने अपने झोले से किशमिश के दाने और खुरमानी निकालकर उसे दी। मिनी ने किसी भी तरह उससे कोई चीज नहीं ली। वो और भी भय और शंका से भरी घुटनों से टिककर खड़ी रही। पहला परिचय इसी तरह से हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सुबह सुबह मैं किसी काम से घर से निकला ही था कि देखता क्या हूँ, मेरी बेटी दरवाजे के पास बनी पत्थर की बेंच पर बैठी अंट शंट बोले जा रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठकर हंसता हुआ उसकी बातें सुन रहा है और बीच बीच में टूटी फूटी बंगला में अपनी बातें भी कहता जा रहा है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा इतने धीरज से उसकी बातें सुनने वाला और कोई नहीं मिला था। फिर मैंने देखा, उसका छोटा सा आंचल किशमिश और बादाम से भरा पड़ा है। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे ये सब क्यों दिया? इस तरह फिर कभी मत देना। इतना कहकर मैंने जेब से एक अठन्नी निकाली और उसे दे दी। उसने भी बिना संकोच किए उस अठन्नी को अपने झोले में रख लिया। घर लौटकर मैंने देखा कि उस अठन्नी को लेकर घर में बड़ा शोर मच रहा था। मिनी की माँ उस अठन्नी को हाथ में लेकर मिनी से डपट कर पूछ रही थी, ये अठन्नी तुझे कहाँ से मिली? मिनी बोली, काबुली वाले ने दी है। मिनी की माँ फिर बोली, काबुली वाले से तूने पैसे क्यों लिए? मिनी रोनी सूरत बनाकर बोली, मैंने नहीं मांगे थे, उसने आप दे दिए। मैंने आकर मिनी को संकट से बचाया। खबर मिली कि काबुली वाले के साथ मिनी की ये दूसरी मुलाकात नहीं थी।
इस बीच लगभग रोज ही आकर और पिस्ते बादाम की घूस देकर उसने मिनी के लालची मन में अपने लिए काफी जगह बना ली थी। मैंने देखा इन दोनों मित्रों के बीच हंसी मजाक की 2-4 बातें हर बार ही होती हैं। रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसकर पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारे उस थैले में क्या है? रहमत एक गैर जरूरी बात जोड़कर कहता, हाथी, अर्थात उसके झोले में एक हाथी है। इसी में उसके परिहास की बारीकी थी। वाकई ये परिहास बारीक था या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस मजाक से दोनों ही खुश होते और शरद ऋतु की सुबह में एक वयस्क और एक छोटे बच्चे की सरल हंसी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों में एक बात और भी होती। रहमत मिनी से कहता, खोखी, तोमी ससुर बाड़ी को खोनो जाबो ना। बंगाली घर की लड़की जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित हो जाती है, पर चूंकि हम लोग थोड़ा बहुत नए जमाने के थे, इसलिए अभी तक बिटिया को ये नहीं बताया था कि ससुराल क्या चीज होती है। इसलिए रहमत की बात वो ठीक ठीक समझ नहीं पाती थी, पर बात का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध बात थी। वो पलट कर पूछती, तुम यूं ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के प्रति घूंसा दिखाकर कहता, हामी ससुर के मारबे। ये सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अपरिचित प्राणी की हालत सोचकर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। इस समय शरद की सुहानी सुबह थी। पुराने जमाने में इसी समय राजे महाराजे दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कहीं नहीं गया, इसलिए शायद मेरा मन सारी दुनिया का चक्कर काटता फिरता है। मैं मानो अपने घर के कोने का बहुत पुराना प्राणी हूँ। बाहर का संसार देखने के लिए मेरा मन हमेशा विचलित रहता है, पर किसी शहर का नाम सुनते ही मेरा मन उस ओर दौड़ पड़ता है और किसी दूसरे देश के आदमी को देखते ही नदी, पहाड़ और जंगलों के बीच एक घर का दृश्य मन में उभर पड़ता है और खुशियों से भरपूर आजाद जीवन जीने की कल्पना से मन पुलकित हो उठता है। दूसरी तरफ मैं ऐसी जड़ प्रकृति का आदमी हूँ जिसे अपने घर का कोना छोड़कर कहीं जाने के नाम पर सिर पर मानो बिजली गिर पड़ती है। इसलिए सुबह सुबह अपने इस छोटे से कमरे में टेबल के सामने बैठकर काबुली वाले के साथ गपशप करने से मेरा घूमने का काम भी हो जाता था। दोनों तरफ रूखी बंजर जमीन, दुर्गम लाल पहाड़ों की कतार, उसके बीच से संकरीली रेतीली सड़क, बोझ से लदे ऊंट की धीमी चाल, पगड़ी डाले व्यापारी या राही, कोई ऊंट पर सवार तो कोई पैदल, किसी के हाथ में बर्छी तो किसी के हाथ में पुराने समय की बंदूक जो पत्थरों के आपस में रगड़ने से चलती थी। काबुली वाला धीरे धीरे गंभीर आवाज में टूटी फूटी बांग्ला में अपने देश की कहानी सुनाता और मेरी आंखों के सामने वो सारा दृश्य सजीव हो उठता। मिनी की माँ बड़ी ही शंकालु स्वभाव की थी। सड़क पर किसी भी चीज की आहट होती तो उसे लगता दुनिया के तमाम शराबी हमारे घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। इस दुनिया में हर जगह चोर, डाकू, शराबी, सांप, शेर, मलेरिया, तिलचट्टे और गोरे सिपाही भरे पड़े हैं। इतने दिन पृथ्वी पर रहकर भी उसके मन से डर नहीं गया। रहमत काबुली वाले पर उसका मन पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता था। उस पर मैं बराबर नजर रखूं, इसके लिए वो बार बार मुझसे मिन्नतें करती थी। मैं हंसकर उसकी शंका को टालता तो वो एक के बाद एक प्रश्न करती, जैसे क्या कभी किसी का बच्चा चोरी नहीं चला जाता? काबुल देश में क्या गुलामी प्रथा नहीं है? एक लंबे चौड़े काबुली वाले के लिए एक छोटे से बच्चे को उठा ले जाना क्या बिल्कुल असंभव काम है? मुझे कहना पड़ा कि बात असंभव ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय भी है। विश्वास करने की ताकत सबकी एक जैसी नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर बना ही रहा। फिर भी बिना किसी गलती के रहमत को अपने घर के लिए मैं मना नहीं कर सका। हर साल माघ के महीने में रहमत अपने देश जाता था। इन दिनों अपने लेन देन का हिसाब करने में वो व्यस्त रहता। घर घर जाकर पैसा वसूलना पड़ता। फिर भी एक बार समय निकालकर वो मिनी से जरूर भेंट कर जाता। देखने पर सचमुच लगता था जैसे दोनों के बीच कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस दिन रहमत सुबह नहीं आ पाता उस दिन शाम को आता। सांझ के धुंधलके में ढीले ढाले कुर्ता पजामा पर झोला लटकाए काबुली वाले को देखकर वाकई मन में एक आशंका सी हो जाती। पर जब मैं देखता कि मिनी काबुली वाले ओ काबुली वाले कहकर हंसती हंसती दौड़ती हुई आती और दो दोस्त जिनकी उम्र में इतना अंतर था आपस में वही पुराना हंसी मजाक करते तो मेरा मन भी खुश हो उठता।
एक दिन सुबह पढ़ाई के अपने छोटे से कमरे में बैठकर मैं अपनी किताब के प्रूफ देख रहा था। जाते जाते सर्दी कसकर पड़ रही थी। लोग ठंड से कांप रहे थे। खिड़की से धूप छानकर मेरे पैरों पर पड़ रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था। सवेरे के शायद 8 बज रहे थे। सिर पर टोपी डाले, गले में मफलर लपेटे सुबह घूमने के लिए निकलने वाले लोग घूमकर घर लौट आए थे। इसी समय सड़क पर बड़े जोरों का शोरगुल सुनाई पड़ा। मैंने देखा हमारे रहमत को 2 सिपाही बांधकर ला रहे थे। उनके पीछे पीछे उत्साही बच्चों की टोली चल रही थी। रहमत के कपड़ों पर खून के छींटे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से रंगा हुआ एक छुरा था। मैंने कमरे से बाहर निकलकर सिपाहियों को रोका और पूछा, मामला क्या है? कुछ सिपाहियों से और कुछ रहमत से सुनकर जो जान सका उससे ये मालूम हुआ कि हमारे ही पड़ोसी ने रामपुरी चादर खरीदने के लिए रहमत से कुछ रुपए उधार लिए थे। बाद में वो उस कर्ज से मुकर गया। इसी बात को लेकर पहले बहस हुई और फिर बात इतनी आगे बढ़ी कि गुस्से में आकर रहमत ने उसे छुरा घोंप दिया। रहमत उस झूठे को अश्लील गालियां दे रहा था। ठीक उसी समय मिनी काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारती दौड़ी आई। रहमत का चेहरा खुशी से खिल उठा। आज उसके कंधे पर थैला नहीं था, इसलिए थैले से संबंधित मजाक नहीं हो पाया। मिनी एक सांस में पूछ गई, तुम ससुराल जाओगे? रहमत हंसकर बोला, वहीं जा रहा हूँ। पर तुरंत रहमत को लगा उसका ये जवाब मिनी को पसंद नहीं आया, तो उसने हाथ दिखाकर कहा, क्या करूं? ससुर को मारता, पर हाथ बंधे हुए हैं। गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के अपराध में रहमत को कई साल की कैद की सजा मिली। उसकी बात एक तरह से मैं भूल ही गया था। जब हम अपने घरों में बैठ अपने रोज के कामों में दिन काटते रहते, तब एक स्वतंत्र पहाड़ों का आदमी कैद खाने में किस तरह अपने दिन काट रहा होगा, ये मुझे याद भी नहीं आया। और चंचल मन मिनी का स्वभाव कितना लज्जाजनक रहा, ये उसके पिता को भी मानना पड़ा। बड़ी सरलता से अपने पुराने दोस्त को भूलकर पहले उसने साइस नबी से दोस्ती की। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, सखा की जगह एक एक करके उसकी सखियों की संख्या बढ़ती गई। यहाँ तक कि अब वो अपने पिता के लिखने के कमरे में भी अधिक नहीं आती थी। मैंने तो एक तरह से उससे छुट्टी ही कर ली थी। कई साल बीत गए। एक और शरद ऋतु आई। मेरी मिनी की शादी पक्की हो गई थी। दशहरे की छुट्टी में उसकी शादी होनी थी। दुर्गा की तरह ही मेरे घर की आनंदमयी अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाने वाली थी। आज की सुबह बड़ी मनोहर थी। लगता था बरसात के बाद शरद ऋतु की नई नहाई धूप सुहागे से गलाए हुए सोने की तरह जगमग कर रही है। यहाँ तक कि कलकत्ता की गलियों के अंदर गंदे बेतरतीब एक दूसरे से सटे सटे झरझर पुराने ईंटों के बने मकानों पर भी ये धूप एक अपूर्व चमक ले आई थी। आज सुबह होते ही मेरे घर पर शहनाई बजने लगी। इसका सुर मेरे हृदय की हड्डियों से टकराकर रोता हुआ निकल रहा था। करुण भैरवी राग आने वाले मेरे अलगाव की व्यथा शरद की धूप की तरह सारी दुनिया में फैल रहा था। आज मेरी मिनी का विवाह था। सुबह से ही लोगों का आना जाना तथा चहल पहल प्रारंभ हो गई थी। आंगन में शामियाना लगाया जा रहा था। घर के हर कमरे में और बरामदे में झाड़ फानूस लगाए जा रहे थे। शीशे की टुनटुन आवाज उठ रही थी। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। मैं अपने लिखने के कमरे में बैठकर हिसाब किताब देख ही रहा था कि एकाएक रहमत आकर मुझे सलाम करके सामने खड़ा हो गया। मैंने तो पहले उसे पहचाना ही नहीं। उसके पास उसका झोला नहीं था। उसके बाल लंबे थे। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। अंत में उसके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट को देखकर मैंने उसे पहचान लिया। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? रहमत बोला, कल शाम को ही जेल से छूटा। ये बात मेरे कानों में खट से चुभी। मैंने किसी खूनी को अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा था। आज उसे देखकर मेरा मन संकुचित हो उठा। मुझे लगा आज के इस शुभ दिन इसका यहाँ से चला जाना ही ठीक रहता। मैंने उससे कहा, आज मेरे घर पर एक काम है, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आज तुम जाओ। ये सुनकर रहमत जाने लगा, पर फिर दरवाजे के पास जाकर थोड़ा सहम कर बोला, एक बार खोखी को नहीं देख सकता? शायद उसके मन में यही धारणा रही होगी कि मिनी अब भी वैसी ही है। शायद वो सोच रहा होगा मिनी अब भी काबुली वाले
ओ काबुली वाले कहकर दौड़ी आएगी और ठीक उसी तरह दोनों के बीच पुराना हंसी मजाक चलेगा, यहाँ तक कि वो पुरानी दोस्ती की याद में एक बक्सा अंगूर और कागज में लपेटकर थोड़े बादाम और किशमिश शायद अपने किसी देश वाले दोस्त से मांग कर लाया था। उसका अपना झोला शायद अब नहीं रहा था। मैंने कहा, आज घर पर काम है, आज किसी से मिल नहीं सकोगे। वो शायद थोड़ा उदास हुआ। उसने हताशा से मेरी ओर देखा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे दिल में एक धक्का सा लगा। मैं सोच रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, पर मैंने देखा कि वो खुद लौटा आ रहा है। मेरे पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े बादाम किशमिश खोखी के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। उसके हाथ से चीजें लेकर मैं उसे पैसे देने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे पैसा मत दीजिए बाबू। जैसी तुम्हारी एक लड़की है ना, वैसी ही मेरे देश में मेरी भी एक लड़की है। उसके चेहरे को याद करके मैं तुम्हारी लड़की के लिए कुछ मेवा लेकर आता था। मैं सौदा करने तो नहीं आता था। इतना कहकर उसने अपने लंबे ढीले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैले से कागज का टुकड़ा निकाला, फिर संभालकर उसकी तह खोलकर उसे मेरे टेबल पर बिछाया। मैंने देखा, कागज पर एक छोटी सी हथेली की छाप थी। फोटो नहीं, तेल की बनी तस्वीर भी नहीं, हाथ में कालिख लगाकर छाप ली गई। बेटी की इस यादगार को छाती से चिपकाए रहमत हर साल कलकत्ता की सड़कों पर मेवा बेचने के लिए आता, लेकिन उसे लगता जैसे उस लड़की के हाथ की कोमल छुअन ने उसके विशाल विरही हृदय में अमृत भर दिया है। देखकर मेरी आंखें छलछला उठी। मैं भूल गया कि मैं एक संपन्न खानदान का बंगाली हूँ और वो एक सामान्य मेवे वाला काबुली। मैं समझ चुका था कि जो वो है, मैं भी वही हूँ। वो भी एक पिता है, मैं भी पिता हूँ। उसकी पर्वत ग्रहवासिनी छोटी सी पार्वती, उसके हाथ की छाप ने मुझे अपनी मिनी की याद दिला दी। मैंने तुरंत उसे अंदर से बुलवा भेजा। अंदर से इसके खिलाफ बड़ी आवाजें उठी, पर मैंने एक ना सुनी। लाल बनारसी साड़ी ओढ़े हुए, माथे पर चंदन तिलक की रंगोली सजाए दुल्हन बनी मिनी शर्म से गड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाला सक पका गया। वो अपना पुराना हंसी मजाक जमा नहीं पाया। अंत में हंसकर बोला, खोखी तो मैं ससुर बाड़ी जाबिस। मिनी अब ससुराल का अर्थ समझने लगी थी। अब वो पहले की तरह उत्तर नहीं दे सकी। रहमत की बात सुनकर शर्माकर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। काबुली वाले के हाथ जिस रोज मिनी की जान पहचान हुई थी, मुझे उस दिन की याद हो आई। मेरा मन जाने क्यों दुखी हो उठा। मिनी चली गई। रहमत एक लंबी सांस खींचकर जमीन पर बैठ गया। उसे एकाएक ख्याल आया कि उसकी बेटी भी इस बीच इतनी बड़ी हो गई होगी। उसके साथ भी उसे नए सिरे से दोस्ती करनी पड़ेगी। वो उसे पहले की तरह उस रूप में नहीं देख पाएगा। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी कौन जाने। शरद ऋतु की मुलायम धूप की किरणों में शहनाई बज रही थी। कलकत्ते की एक गली में बैठकर रहमत अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट उसके हाथ में थमाया और कहा, रहमत, तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम बाप बेटी के मिलन से मेरी मिनी का भी कल्याण होगा। ये रुपए दान देकर मैंने समारोह के 1-2 कार्यक्रम कम कर दिए। जैसा सोचा था वैसी बिजली की रोशनी नहीं की, नगाड़े भी नहीं बजवाए। अंदर महिलाएं बहुत असंतुष्ट हुईं, पर मंगल आलोक से मेरा उत्सव उज्जवल हो उठा। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुली वाला। कथावाचक सोनम।